नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 11 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11 की अर्थशास्त्र में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की किताब का अध्याय 8 पर्यावरण और धान्य विकास। हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? पर्यावरण की चर्चा कर रहे हैं और धान्य विकास, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं। और आज उसमें हमारा जो है लेक्चर नंबर 4 है। आज हम लोग क्या कवर करेंगे गुरुजी? आज जो हम लोगों को पढ़ना है बच्चों, आज हम बॉक्स वाले जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसे हम लोग बात करेंगे वैश्विक उष्णता या जिसको कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग जो होती है वो टॉपिक पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे ओजोन अपक्षय, मतलब ओजोन में डिप्लेशन आना। ये ओजोन क्या है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। चिपको या अपिको नाम में क्या रखा है? ये चिपको और अपिको ये आंदोलन है। इन दोनों आंदोलनों में क्या समानता है, क्या डिफरेंस है, वो भी चर्चा करेंगे। ठीक है, यह आपको जो तस्वीर दिखाई गई है वो प्रकृति की, नेचर की, पर्यावरण की दिखाई गई है। एक तरफ खुशहाल पर्यावरण है और एक तरफ जो है बिल्कुल बंजर हो चुका है, जो वैसा पर्यावरण है। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। अब आप लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि गुरुजी हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है, ठीक है, अभी तक हम लोगों ने जाना कि पर्यावरण क्या होता है, तो पर्यावरण की परिभाषा जो है वो हम लोगों ने जान ली। पर्यावरण क्या क्या कार्य करता है वो भी हम लोगों ने जान लिया। उसके बाद आपने हमें पढ़ाया भारत में जो पर्यावरण की स्थिति है वो पढ़ाया। उसके बाद आपने हमें धान्य विकास पढ़ाया। तो जिन 3 भागों में हमने चैप्टर को विभाजित करा था गुरुजी, वो तीनों भाग हमने अच्छे से पढ़ लिए। फिर एक जो पोर्शन बाकी रह रहा है धान्य विकास की रणनीतियां, उससे पहले आप बॉक्स क्यों करा रहे हो? देखो, आपने सब कुछ समझ लिया, आपने धान्य विकास भी समझ लिया। अब धान्य विकास की रणनीति, अब रणनीति बाकी है। और रणनीति बनाने से पहले यह तो पता होना चाहिए ना कि समस्या क्या क्या है। आपने बार बार में पढ़ा कि अगर धान्य विकास नहीं अपनाएंगे तो वैश्विक पारिस्थितिकी की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, ये समस्या उत्पन्न हो जाएगी, वो उत्पन्न हो जाएगी। अरे तो भाई पता तो हो समस्या क्या है। समस्या पता होने के बाद ही तो आप समाधान पे जाओगे, तभी तो आप सॉल्यूशन पे जाओगे और तभी तो आप रणनीतियां बना पाओगे। तो इसलिए धान्य विकास की जो रणनीतियां है वो हम बाद में करेंगे रहे हैं और पहले जो हम बॉक्सेस वाले जो टॉपिक हैं वो टॉपिक कर रहे हैं। इसलिए आज हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं बच्चों ग्लोबल वार्मिंग। क्या कहा जाता है? ग्लोबल वार्मिंग। अब जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, ग्लोब आपने जब ज्योग्राफी पढ़ी है छोटी क्लास में, तो ग्लोब किसको कहा जाता है? जो पृथ्वी का जो आकार वाला हमारे पास होता है उसको हम ग्लोब कहते हैं। अब ग्लोब मतलब पूरी पृथ्वी हो गई एक प्रकार से। और इस ग्लोब का वार्म होना, वार्म का मतलब गर्म होना। तो जब हमारी जो पृथ्वी है, जो हमारा ग्लोबल है, ये पूरा गर्म हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? वैश्विक उष्णता कहते हैं। मतलब हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ जाना, टेम्परेचर बढ़ जाना ही ग्लोबल वार्मिंग है। और उस ग्लोबल वार्मिंग से हमारे जलवायु में बड़ा परिवर्तन आ जाता है, अनेक चीजों में परिवर्तन आता है, जिससे कि मानव को बड़ा नुकसान भुगतना पड़ता है। आइए देखते हैं। वैश्विक उष्णता पृथ्वी और समुद्र के वातावरण के औसत तापमान में वृद्धि को कहते हैं। देखिए, अब पृथ्वी जो देखिए आपको पता है जो हमारी पूरी पृथ्वी है उस पर पानी है और जमीन है। तो जमीन वाला भाग है वो, और समुद्र का जो वातावरण है, ठीक है, पानी वाले भाग में और जमीन वाले भाग में, जहां पे औसत जो तापमान रहता है, जो एवरेज टेम्परेचर रहता है, उस टेम्परेचर में अगर वृद्धि हो जाती है तो हम क्या कहेंगे? वैश्विक उष्णता कहेंगे, ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे। देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आज हमारे शरीर का एक बॉडी टेम्परेचर रहता है, वो बॉडी टेम्परेचर रहता है तो कोई समस्या नहीं है। परंतु जब उससे ज्यादा हो जाता है तो हमारा क्या है? शरीर जलने लग जाता है, गर्म हो जाता है। तब हम क्या कहते हैं कि हमें बुखार हो गया है। तो एक औसत जो तापमान रहता है उसमें हमें कोई वो तो बड़ा आवश्यक है, वो तो बड़ा जरूरी है। परंतु जब उससे ज्यादा हो जाता है तब हम कहते हैं हमें बुखार हो गई है, हम गर्म होते जा रहे हैं। उसी प्रकार से पृथ्वी और समुद्र का जो औसत तापमान है उसमें जब भी वृद्धि होगी तब हम क्या कहेंगे? वैश्विक उष्णता है या ग्लोबल वार्मिंग है। वैश्विक उष्णता औद्योगिक क्रांति से ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के निचले वायुमंडल के औसत तापमान में क्रमिक बढ़ोतरी है। देखिए, अब पहली बात तो एक एक चीजों को समझिए। ग्रीन हाउस गैस क्या होती है? ग्रीन हाउस गैस वह सारी गैसेस है बच्चों, ग्रीन हाउस गैस वह सारी गैसेस है जिससे कि इसका तापमान बढ़ता है। जो हमारी पृथ्वी है और जो समुद्र वाला इलाका है, मतलब पूरी ओवरऑल जो पृथ्वी है उसका तापमान, टेम्परेचर बढ़ता है, उससे हम क्या कहेंगे? ऐसी गैसों को ग्रीन हाउस गैस कहेंगे। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, ये ऐसी जो गैसेस है, ऐसे गैसेस से क्या होता है? इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, कोई व्यक्ति आपको जो बात आपको पसंद नहीं है बार बार में वही बात बोले तो आपका टेम्परेचर नहीं बढ़ जाता? अरे क्या यार, बार बार में एक एक बात बोलते जा रहा है। तो
हमारा टेम्परेचर कब बढ़ जाता है, जो चीज हमें पसंद नहीं होती उससे हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो उसी प्रकार से क्या है, जो गैसेज हमारी पृथ्वी के वातावरण के लिए ठीक नहीं है, जब उनमें वृद्धि हो जाती है तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। तो ग्रीन हाउस गैसेज ऐसी गैस है बच्चों जिनसे कि इसका तापमान बढ़ता है। और इन ग्रीन हाउस गैसों में कब वृद्धि हुई है, औद्योगिक क्रांति के बाद से। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति में क्या हुआ, नई नई मशीनें लगी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में खूब धुआं निकल रहा है, अलग अलग प्रकार के केमिकल्स वहां बन रहे हैं, अलग अलग प्रकार की जो ये गैसेस है ये निकल रही है, वेस्ट हो रहा है। उस सारे वेस्ट से क्या होता जा रहा है, इन गैसेस का जो लेवल है वो बढ़ता जाता है। औद्योगिक क्रांति का, औद्योगिक क्रांति से पहले तक ठीक था, अब औद्योगिक क्रांति से आज हर देश अपने देश में ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगाने की दौड़ लगा रहे हैं कि नहीं साहब हमारे देश में ज्यादा उद्योग हो, हमारे देश में ज्यादा उद्योग हो, और वो उद्योग हमारे पर्यावरण को बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। वायुमंडल के औसत तापमान में, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, इसके औसत तापमान में लगातार क्या करते जा रहे हैं, बढ़ोतरी करते जा रहे हैं, लगातार बढ़ा रहे हैं। ग्रीन हाउस की गैसों में वृद्धि होने से बढ़ रहा है, और ग्रीन हाउस की गैसों में वृद्धि की औद्योगिक क्रांति से हो रही है। ये इतनी प्यारी तस्वीर मैम ने यहाँ पे लगाई है, और देखिए तस्वीर में दोनों मैसेज है। ये पृथ्वी का वो हिस्सा है जो हरा भरा सुनहरा हिस्सा है, जहां पे बढ़िया मौसम है, और एक तरफ ये वाला हिस्सा देखिए जहां पे बिल्कुल सब कुछ क्या हो चुका है, खत्म सा हो चुका है सब कुछ। ये जलने वाला हिस्सा है, ये ग्लोबल वार्मिंग वाला हिस्सा है, और ये ठंडा वाला कोल्ड वाला जो हिस्सा है वो वाला है। तो कितना प्यारा दृश्य यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। वर्तमान में और आने वाले दिनों में वैश्विक उष्णता में अधिकांश मानव उत्प्रेरित है। यह मानव द्वारा वन विनाश तथा जीवाश्म ईंधन के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि के कारण होता है। अब वर्तमान में, आज और आने वाले दिनों में जो वैश्विक उष्णता है, ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, मानव उत्प्रेरित। इस मानव ने करा है सब कुछ, इस मानव के कारण। अब मानव ने, हम लोगों ने कैसे करा, एक तो हमने वन का विनाश करा, जंगलों का विनाश करा। अब आप बोलोगे सर जी जंगल पे आप तो घूम फिर के जंगल पे आ जाते हो, कैसे आ जाते हैं? देखो भाई, लगातार हमारी जो जनसंख्या है, हम मानव की जो जनसंख्या है वो बढ़ती जा रही है। मानव की जनसंख्या बढ़ने का मतलब यह है कि हमें ऑक्सीजन चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ेंगे। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी CO2 हमारे छोड़ते जाएंगे। पर अब हम क्या कर रहे हैं, जो CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, हम उनको काटते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं। अब हमने पेड़ काट दिए तो CO2 लेने वाला कोई है नहीं, वो कहां चला गया, वायुमंडल में चला गया, वायुमंडल में जाता गया, और ऑक्सीजन हमें मिल नहीं रहा। फिर CO2 जो छोड़ते जा रहे हैं वो वायुमंडल में जाता है, और जैसे जैसे वो वायुमंडल में जाता जा रहा है तो वो पृथ्वी को क्या करता जा रहा है, गर्म करता जा रहा है। तो हम वन विनाश कर रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं। जीवाश्म ईंधन के जलाने पर हम लकड़ियों को जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, इनसे जलाते हैं, इनसे जो धुआं निकल करके जाता है, इन सबसे कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो रही है, और जो कि ग्रीन हाउस गैसों में इन्वॉल्वमेंट। और जैसे ग्रीन हाउस गैसें बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे वैश्विक उष्णता बढ़ती ही जाएगी। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस तथा दूसरी गैसें जिनमें गर्माहट को सोखने की क्षमता है, वातावरण में मिलने से हमारा भूमंडल की सतह गर्म होता जाएगी। तो देखिए, अब जैसे जैसे वायुमंडल में मतलब हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मीथेन हो गई, सारी क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज है। ग्रीन हाउस गैसेज मतलब गर्माहट जो है उसको सोखने में, गर्माहट देने के लिए ये जानी जाती है। तो जैसे जैसे ये बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारा जो भूमंडल है, भूमंडल मतलब जो हमारी पृथ्वी है, वो क्या है, उसकी सतह जो है, उसकी लेयर है, वो गर्म होती ही जाएगी, और उसी को हम वैश्विक उष्णता कहते हैं। 1750 की पूर्व औद्योगिक स्तरों से अब तक कार्बन डाइऑक्साइड और CH4 के वायुमंडलीय संकेंद्रण में क्रमशः 31% और 149% की वृद्धि हुई है। पिछली शताब्दी में वायुमंडलीय तापमान में 1.1, ये फ़ारेनहाइट है बच्चों, 0.6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि और समुद्र तल कई इंच ऊपर उठ गया। देखिए अब क्या कहा गया, 1750 से पहले जब औद्योगिक दौर से लेकर के अभी तक 31%, और ये शायद 14.9% होना चाहिए। ठीक है, एक बार आप इसको बुक में चेक कर लीजिएगा, अगर शायद मेरे अकॉर्डिंग 14.9% है, तो 31% तो क्या बढ़ गई, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई, और CH4 जो बढ़ गया है वो 14.9% बढ़ रहा है। और वायुमंडलीय जो तापमान है वो 1.1 फ़ारेनहाइट मतलब 0.6 डिग्री सेल्सियस तक क्या है, वृद्धि हो गई है, और समुद्र तल भी थोड़ा सा ऊंचा उठ चुका है। ये जैसे मैंने आपको पृथ्वी की तस्वीर दिखाई, बिल्कुल सूखा बंजर है, उस पर पृथ्वी है। वैश्विक उष्णता के कुछ दीर्घकालीन परिणाम है। अब जैसे जैसे अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जाएगी तो उसके में लंबे समय के लिए कुछ परिणाम, कुछ इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि ध्रुवीय हिम का पिघलना, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र स्तर में वृद्धि और बाढ़ का प्रकोप, हिम पिघलाव पर निर्भर पेयजल की पूर्ति में पारिस्थितिकी असंतुलन के कारण प्रजातियों की विलुप्ति, उष्णकटिबंधीय तूफानों की बारंबारता और उष्णकटिबंधीय रोगों के प्रभाव में बढ़ोतरी। अब जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो क्या क्या समस्याएं पैदा होंगी। सबसे पहले तो क्या होगा, जो ध्रुव है, ध्रुव का मतलब ये जैसे हमारी पृथ्वी, अब इस पृथ्वी पे ये नॉर्थ पोल या जिसको कहते हैं उत्तर ध्रुव और ये दक्षिण ध्रुव,
साउथ पोल। जैसे अभी आपने सुना होगा कि चंद्रमा पर हमारा जो चंद्रयान है वो दक्षिण ध्रुव पर गया है, साउथ पोल पर गया और पूरे विश्व में सबसे पहले हमने ये कर दिखाया है। कितनी खुशी होती है ये बात बताते हुए। तो उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, तो अब जो पृथ्वी का उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव है यहाँ पे क्या है, पूरी बर्फ ही बर्फ है। अब ये गर्म होने के कारण क्या है, ये बर्फ पिघलती जा रही है, पिघलती जा रही है, पिघलती जा रही है। अब इससे क्या होगा, ये समुद्र में पानी आएगा तो समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा। पहले समुद्र में इतना पानी, तब इतना हो गया। अब उससे क्या आएगी, बाढ़ आएगी, बाढ़ आएगी तो तबाही होगी। उसके अलावा इस हिम का जो पिघलाव होता है, मतलब पिघलता है, उस पेयजल पे जो लोग डिपेंडेंट होते हैं, जो जानवर, जो पशु, जो पेड़ पौधे जो निर्भर होते हैं, अब वो सारा का सारा पानी समुद्रों में जाकर के बाढ़ के रूप में बह रहा है। तो जो इस पर निर्भर थे उनके भी क्या होती जाती है, विलुप्ति होती जाती है। और पारिस्थितिकी असंतुलन हमें देखने को मिलता है। जहां पर हिम बर्फ होना चाहिए था वहां पर बर्फ नहीं है, वो खत्म होता जा रहा है, असंतुलन होता जा रहा है। उष्णकटिबंधीय मतलब ट्रॉपिकल जोन, आप लोगों ने, ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी में ये वाली जो लाइन है इसको क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं, ट्रॉपिकल लाइन कहते हैं। फिर इसके ऊपर 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, 66.5, इस प्रकार से ऊपर वाली कर्क रेखा, नीचे वाली मकर रेखा, ये आप सबने पढ़ रखा है। तो ये वाले जो एरिया हैं उष्णकटिबंधीय वाले, यहाँ पे तूफान बढ़ जाएंगे और उष्णकटिबंधीय वाले जो रोग होते हैं वो भी बढ़ने लग जाएंगे। तो इस वाले जो ट्रॉपिकल वाले जो हैं, मतलब ज्यादा गर्मी और बढ़ जाएगी, मतलब और समस्याएं पैदा होंगी। ये पृथ्वी को जलते हुए दिखाया। वैश्विक उष्णता में योगदान करने वाले अन्य तत्व, अब ग्रीन हाउस गैसेस तो है ही, वो तो है ही, और मानव द्वारा करी गई गतिविधियां वो हैं। उसके अलावा क्या है, कोयला व पेट्रोल उत्पादन का प्रज्वलन, ये कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन के स्रोत हैं। अब क्या है, कोयला और पेट्रोल को जो हम लोग जलाते हैं, ठीक है, और करते हैं, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन ये सब निकलती है। वन विनाश जो कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि करता है। वन विनाश, हम जंगलों को काटते जा रहे हैं। अब जंगलों को काटते जा रहे हैं तो पेड़ों का काम था कार्बन डाइऑक्साइड को लेना, परंतु जंगलों को काटते जा रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो वातावरण में बढ़ती जा रही है। जानवरों की अपशिष्ट से निकले वाले मीथेन गैस, और ठीक है, जानवर जो है उनके अपशिष्ट मतलब जो वेस्ट निकालते हैं, ठीक है, जैसे हम जो मल मूत्र का त्याग करते हैं वैसे वो भी मल मूत्र का त्याग करते हैं, तो उनके मल मूत्र के त्याग से क्या होता है, मीथेन ऐसी गैस का निकलती है। तो उससे भी क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस गैस बढ़ रही है। पशु की संख्याओं में वृद्धि हो रही है, पशु की संख्याओं में वृद्धि मतलब उनके अपशिष्ट में वृद्धि, तो ये भी है। वन विनाश, मीथेन उत्पादन और जीवाश्म ईंधन के प्रयोग में योगदान करती है। तो ये जो वैश्विक उष्णता में और क्या क्या योगदान दे रहे हैं, वन विनाश, मीथेन का उत्पादन जो हो रहा है और जीवाश्म ईंधन को हम जो जला रहे हैं, इनके प्रयोग के कारण भी वैश्विक उष्णता, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। 1997 में क्योटो, जापान में जलवायु परिवर्तन पर एक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ जिसमें वैश्विक उष्णता का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ। अब 1997 में, ठीक है, एक क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल कर करके एक समझौता करा गया। क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो जगह का नाम है, जापान में जगह है क्योटो। तो वहां पर एक समझौता हुआ कि ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जो हमारा क्लाइमेट है, ठीक है, इसमें बड़ा परिवर्तन आ रहा है, इसमें बड़ा चेंज आ रहा है। और ये चेंज जो आ रहा है वो क्यों आ रहा है, वैश्विक उष्णता के कारण ना, ग्लोबल वार्मिंग बहुत हो रही है। और इस ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए जो ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन हो रहा है, जो ग्रीन हाउस गैसेस हम लोग निकाल रहे हैं, उस पर थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। तो उसके लिए मीटिंग बुलाई गई थी 1997 क्योटो में, जापान में, और वहां पे क्योटो प्रोटोकॉल करा गया। इस समझौते में औद्योगिकृत राष्ट्रों से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करने की मांग करी गई। और उसमें ये, इस समझौते में ये कहा गया, जो औद्योगिकृत राष्ट्र मतलब तो सभी है जहां पे उद्योग है, तो ऐसे राष्ट्रों को क्या करना है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में, मतलब जो ग्रीन हाउस गैस वो निकाल रहे हैं, वहां से निकल रही है, उसमें कमी करनी है। मतलब उद्योगों में इस प्रकार के तरीके अपनाने हैं जहां से ग्रीन हाउस गैसेस कम हो जाए, जंगलों को, वनों को बढ़ाना है, पेड़ पौधे बढ़ाने, किसी भी प्रकार से जो ग्रीन हाउस गैस निकल रहा है उसको कम करा जाए, जिससे हमारी पृथ्वी सेफ रहे, और पृथ्वी सेफ रही तो हम सभी सेफ रहेंगे। ये तस्वीर दिखाई किस प्रकार से ये धुआं निकल रहा है। चलिए, तो एक टॉपिक हमारा हो गया, वैश्विक उष्णता आपने पढ़ लिया, ग्लोबल वार्मिंग पढ़ लिया। अब आ जाता है हम ओजोन अपक्षय, या जिसको कहा जाता है ओजोन डिप्लेशन। ओजोन डिप्लेशन, देखिए ओजोन डिप्लेशन के लिए मैं आपको सीधा सा, पहले एक बार आप इस चित्र को देख लीजिए। जैसे कि मैं आपको एक बार दर्शा देता हूं, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के क्या है बेटा, ये जैसे बाहर एक लेयर है जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, या हिंदी में शोभ मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शोभ मंडल कहा जाता है। इस शोभ मंडल के बाद एक लेयर आती है, इस शोभ मंडल के बाद एक लेयर आती है जिसको हम ओजोन की लेयर कहते हैं, ठीक है। ओजोन भी एक प्रकार की गैस है। अभी जो ओजोन वाली लेयर है ना बच्चों, इस ओजोन वाली लेयर में क्या होता है कि जो सूर्य की किरणें हैं वो यहां से जाती है,
सूर्य की किरणों में कुछ अच्छी किरणें होती हैं और कुछ बेकार किरणें होती हैं। बेकार किरणें जैसे उनको कहा जाता है पराबैंगनी किरणें या यूवी रेज कहा जाता है, अल्ट्रा वायलेट रेज उनको कहा जाता है। जो पराबैंगनी किरणें होती है उन पराबैंगनी किरणों को जाने से रोकती है, और अगर वो पराबैंगनी किरणें पृथ्वी में पहुंचती है तो अनेकों प्रकार के रोग लोगों में करती है, जैसे कि त्वचा का कैंसर, अलग अलग प्रकार की जो बीमारियां हैं, त्वचा की बीमारियां हैं, हमारी स्किन की जो डिजीज है, ऐसी बीमारियां हमें देखने को मिलती है। तो ऐसी पराबैंगनी जो किरणें हैं उनको रोकने का काम करती है और सूर्य दादा को कहती है सूर्य दादा ये वापस नहीं, ये बेकार वाली किरणें हम पृथ्वी तक नहीं जाने देंगे। परंतु हम लोगों ने क्या करा, यहाँ पर पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा दी, हम एयर कंडीशन चलाते हैं, एसी चलाते हैं, हम फ्रिजों का यूज करते हैं, उनसे एक गैस निकलता है दैट इज द CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बच्चों उस क्लोरोफ्लोरोकार्बन से भी क्या है, इस ओजोन परत को काफी बड़ा झटका लगा है और उसमें छेद देखने को मिला, मतलब उसमें होल हो गया बच्चों, तो उससे नुकसान हो गया। अब वहां होल हो गया तो वहां से आराम से क्या जो यूवी रेज है वो आ सकती है और हमें नुकसान पहुंचा रही है। मतलब ओजोन अपक्षय, मतलब अपक्षय ओजोन डिप्लेशन, मतलब ओजोन में भी गिरावट आ गई है, ओजोन की लेयर कमजोर होती जा रही है और वहां से आराम से अब यूवी रेज आ रही है। मतलब हमारी जो रक्षा कर रही थी ओजोन की लेयर, हमने उसी को ही खतरा बना दिया। जो हमारे लिए मददगार था हम उसके लिए बेकार साबित हो गए। ओजोन अपक्षय का अर्थ है समताप मंडल में ओजोन की मात्रा की कमी। ठीक है, समताप जो मंडल है, समताप मंडल ये स्ट्रेटोस्फेयर, इस ओजोन लेयर के बाद वाली जो लेयर है, समताप मंडल जो है उसमें ओजोन की मात्रा की कमी हो जाना, मतलब इस ओजोन लेयर वाले में ओजोन की जो मात्रा है वो कम हो जाती है। कम हो जाएगी तो वो कमजोर हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी तो वहां से आराम से यूवी रेज निकल सकती है। ये तस्वीर आप आराम से देख सकते हैं, जैसे ये अर्थ है, यहाँ से CFC जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है, ये ट्रोपोस्फेयर वाला है, ठीक है, सौरमंडल, फिर ओजोन लेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, यहाँ से जा रही है। यहाँ पे अच्छी रेज जाने देता है, पर ये जो रेड वाली जो रेज है, यूवी रेज, ठीक है, इनको वो रोक देता है। ओजोन अपक्षय की समस्या का कारण समताप मंडल में क्लोरीन और ब्रोमीन के ऊंचे स्तर है। मतलब यहां पर क्लोरीन जो बढ़ रहा है, और क्लोरीन और ब्रोमीन बढ़ने से, क्लोरीन बढ़ रहा है और ब्रोमीन बढ़ रहा है, इसके कारण क्या हो रहा है, ओजोन का अपक्षय हो रहा है। इन यौगिकों के मूल, मतलब इन सबके यौगिका का टोटल होने का क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, जिनका प्रयोग रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिजों में हम करते हैं, और एयर कंडीशनर मतलब जो घर में AC होता है उसमें करते हैं, ठंडा रखने वाले पदार्थ या एरासोल प्रोपेलेंट्स में तथा अग्निशामकों में प्रयुक्त किए जाने वाले ब्रोमोफ्लोरोकार्बन में भी होता है। मतलब जो अग्निशामक, जो आग बुझाने वाले होते हैं, उनमें भी इनका प्रयोग होता है। इन सबसे क्या हो रहा है, ओजोन को नुकसान हो रहा है। ओजोन स्तर के अपक्षय के परिणाम स्वरूप पराबैंगनी विकिरण यूवी पृथ्वी की ओर आती है और जीवों को क्षति पहुंचाती है। अब ओजोन स्तर के अपक्षय, ओजोन में नुकसान होने के कारण क्या परिणाम आ रहा है कि जो यूवी रेज है, जो पराबैंगनी किरणें हैं, पराबैंगनी विकिरण है, ये क्या आ रही है, पृथ्वी की ओर आ रही है। और पृथ्वी की ओर आ रही है, पहले ओजोन जब मजबूत था वो रोक रहा था, जिससे कि हमें यहां तक समस्या नहीं आ रही थी। अब ओजोन को हमने कमजोर कर दिया और अब जो यूवी रेज है वो हम तक पहुंच रही है, और हम तक पहुंच रही है मतलब ये हमें जीवों को क्या पहुंचा रही है, क्षति पहुंचा रही है, नुकसान पहुंचा रही है। ऐसा लगता है कि विकिरण से मनुष्यों में त्वचा कैंसर होता है। ये पादप प्लवक फिटोप्लैंक्टन के उत्पादन को कम, जलीय जीवों को प्रभावित करता है। ये स्थलीय पौधों की संवर्धि को भी प्रभावित करता है। 1979 से 1990 के बीच ओजोन स्तर में लगभग 5% की कमी आई है। मतलब अब ऐसा माना जाता है ये जो यूवी विकिरण होती है, इससे मनुष्यों में त्वचा का कैंसर हो जाता है। मतलब आप मान सकते हैं त्वचा की समस्याएं यहाँ पर देखने को मिलती है। और फिटोप्लैंक्टन का मतलब है कि जो जलीय जीव है, जो जलों में रहने वाले जीव है, उनको भी कम कर जलीय जीवों को प्रभावित करता है, जलीय जीवों को प्रभावित करता है। और जो स्थलीय पौधे हैं उनकी संवर्धि, जो स्थल वाले पौधे हैं, जो जमीन पे पौधे लगे हुए हैं, उनकी जो संवर्धि है, उनकी ग्रोथ है, उनको भी रोकता है। मतलब देखो, मनुष्यों को भी नुकसान पहुंचा रहा है, जीवों को भी नुकसान पहुंचा रहा है, और पेड़ पौधों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। सभी को नुकसान पहुंचा रही है यूवी रेज। और ये यूवी रेज क्यों आ रही है? क्योंकि ओजोन में डिप्लेशन आ गया, ओजोन हमारा कमजोर हो गया। और ओजोन कमजोर क्यों हुआ? क्योंकि हमारे कारण, क्योंकि हम यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ज्यादा छोड़ रहे हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, इन चीजों के कारण ओजोन कमजोर पड़ रहा है। और इन 11 सालों के अंदर ऐसा माना जाता है कि ओजोन स्तर में लगभग 5% की कमी आई है। मतलब 5% ओजोन कमजोर हो गई है, कम हो गई है। चूंकि ओजोन स्तर सर्वाधिक हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी के वायुमंडल में आने से रोकता है, इसलिए अनुमानित ओजोन में कमी विश्व भर में चिंता का विषय है। अब ओजोन का काम क्या है? ओजोन का काम है जो सर्वाधिक हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती है, जो सबसे ज्यादा नुकसानदायक पराबैंगनी किरणें होती है, उन पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी के वायुमंडल मतलब हमारे एटमॉस्फेयर तक पहुंचने से रोकता है, उसको
रोक देता है। मतलब ये बिल्कुल एक प्रकार से बेटा गार्ड की तरह है। जैसे घर के बाहर गार्ड होता है, गार्ड किसी भी खराब व्यक्ति को, किसी भी गलत व्यक्ति को घर में आने से रोकता है ना, उसी प्रकार से ये भी क्या कर रही है, जो सबसे नुकसानदायक होती है पृथ्वी के लोगों के लिए, जीवों के लिए, उनको उस किरण को आने से रोकता है। ठीक है, उस किरण को आने से रोकता है। अब जब ये रोक रहा है और इस ओजोन में कमी आ रही है तो ये पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय है। जैसे मान लीजिए जो गार्ड है वो सुरक्षा कर रहे हैं, अब जैसे गार्ड की संख्या 10 थी, अब 8 हो गए, 7 हो गए, 6 हो गए, 5 हो गए। जैसे जैसे गार्ड की संख्या कम होती जा रही है, इसका मतलब क्या होगा कि हमारे लिए चिंता बढ़ जाएगी जो उस घर में रह रहे हैं। ठीक है ना, तो उसी प्रकार से जो ओजोन लेयर है जो हमारी रक्षा कर रही है, गार्ड के रूप में वो खड़ी है हमारे लिए, अगर उसकी मात्रा कम होती जा रही है तो पूरे विश्व के लिए, पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है बच्चों। इसी कारण मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अपनाना पड़ा और इसके तहत सीएफसी यौगिकों तथा अन्य ओजोन अपक्षेक रसायनों के प्रयोग पर रोक लगाना पड़ा, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, ट्रीक्लोरोथेन जिन्हें मिथाइल क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, तथा ब्रोमाइन यौगिक तत्व जिन्हें एल्होन भी कहा जाता है। देखो अब 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ बेटा। मॉन्ट्रियल कहां पर है? मॉन्ट्रियल है कनाडा में, जगह का नाम है बेटा। पहले मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ 1987 में, फिर बाद में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ 1997 में। 1987 में ये होता है और 1989 में इसको लागू करा जाता है। क्योंकि आपने क्या देखा कि 1979 से लेकर के 90 तक के बीच में 11 साल में 5% कमी आ जाती है। तो 1979 के बाद 87 तक आते आते जो देश है विश्व के वो जागरूक हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि साहब इसको कंट्रोल करना ही पड़ेगा। अब इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्या बोला गया कि ऐसी सारी की सारी गैसेस, जिन गैसेस से हमारी ओजोन को नुकसान पहुंचता है उनको कम करेंगे, चाहे वो सीएफसी हो, ब्रोमाइन हो, क्लोरोफॉर्म हो, कोई सी भी हो। ये सारे आपको इतने डिफिकल्ट नाम याद करने की आवश्यकता नहीं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझना है आप लोगों को। तो ये पहले मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ। उस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्या कहा है, ओजोन को जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान वाली गैसेस को मैंने रोकना है। फिर 97 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ, 10 साल के बाद 97 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ जो कि जापान में हुआ, और उसमें कहा गया जो वैश्विक उष्णता को बढ़ाने वाली जो ग्रीन हाउस गैसेस है उनमें कमी आनी चाहिए। देखिए वैसे अगर हम ओजोन को सेफ रखने के लिए काम करेंगे तो कहीं ना कहीं वैश्विक उष्णता ऑटोमेटिकली थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि उसमें से कुछ ऐसी गैसेस हैं। चलिए, तो वैश्विक उष्णता हमारा हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया। ओजोन अपक्षय हमारा है, जो ओजोन डिप्लेशन है, ओजोन में जो गिरावट आ रही है वो भी हमारा हो गया। तो दो जो मेजर टॉपिक्स जो आज की क्लास में लेने थे वो हमने ले लिए हैं। अब एक तीसरे मेजर टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो है चिपको या अपिको नाम में क्या रखा है। देखो चिपको आंदोलन के बारे में आप सभी ने सुना होगा। चिपको आंदोलन वो आंदोलन है जो कि पहाड़ी इलाके में चलाया गया और पेड़ों को बचाने के लिए एक बड़ा फेमस आंदोलन वो रहा, चिपको आंदोलन। उसके बारे में आपने छोटी कक्षाओं में 10th में भी पढ़ा होगा। ठीक है, नहीं पढ़ा तो कभी आराम से सर्च कर करके बहुत आपको कंटेंट देखने को मिलेगा, चिपको आंदोलन के बारे में पढ़िएगा। आज जो हम पढ़ेंगे वो मेन है अपिको आंदोलन। अपिको के बारे में पढ़ना है, ये क्या है आइए देखते हैं। आप चिपको आंदोलन के बारे में जानते होंगे, जिसका उद्देश्य हिमालय पर्वत में वनों का संरक्षण करना है। तो आपने चिपको आंदोलन के बारे में पढ़ा होगा। हम ज्यादा इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं इसमें बिल्कुल भी अभी चर्चा नहीं करूंगा। हम सिर्फ मेन जो है अपिको की अभी बात करेंगे। चिपको आंदोलन के बारे में आपने पढ़ा होगा। चिपको आंदोलन कहां पे चलाया गया था? हिमालय पर्वत के वनों का संरक्षण करने के लिए, कि जो हिमालय पर्वत है उन वहां के जो वन है, वहां के जो जंगल है, उनका क्या करना है, संरक्षण करना है, उनको हमें बचाना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या चलाया गया था? चिपको आंदोलन चलाया गया था। कर्नाटक में एक ऐसे ही आंदोलन है, दूसरा नाम लिया अपिको, जिसका अर्थ है बाहों में भरना। ठीक है, तो ये जो चिपको आंदोलन है वो हिमालय पर्वत एरिया में हुआ, और कर्नाटक में जो ऐसा ही आंदोलन है जिसका नाम है अपिको। ठीक है, तो अपिको आंदोलन कहां पर हुआ है? कर्नाटक में हुआ है। और जिसका अर्थ, अपिको का अर्थ क्या होता है? बाहों में भरना, मतलब यूं अपने बाहों में डाल लेना। जैसे यहाँ पे एक तस्वीर भी आपको दिखाई गई है। ठीक है, 8 सितंबर 1983, 8 सितंबर 1983 को सिरसी जिले के सलकानी वन में वृक्ष काटे जा रहे थे। देखो सिरसी जिला कहां पर? कर्नाटक में है, और वहां पे सलकानी वन है, वन की जगह, उसमें वृक्ष काटे जा रहे थे, जंगलों को काटा जा रहा था। कब? 8 सितंबर 1983 को काटा जा रहा था। तब 160 स्त्री, पुरुष और बच्चों ने पेड़ों को बाहों में भर लिया और लकड़ी काटने वालों को भगाने के लिए मजबूर होना पड़ा। वे अगले 6 सप्ताह तक वन की पहरेदारी करते रहे। तो यहाँ पे जो कर्नाटक के सिरसी जिले के जो लोग हैं, जब 8 सितंबर 1983 को वहां पे जंगलों में पेड़ों को काटने के लिए लोग आते हैं, अधिकारी आते हैं, जंगल काटने वाले आते हैं, तो 160 स्त्री, पुरुष, बच्चे सभी जाकर करके पेड़ों को यूं बाहों में ले लेते हैं, पेड़ों को यूं अपने पास
ऐसे कर लेते हैं और 6 सप्ताह तक मतलब 1.5 महीने तक लगातार वो जो है पहरेदारी करते हैं, पेड़ों का संरक्षण करते हैं, पेड़ों को काटने नहीं देते। और जब उनको ये आश्वासन दे दिया जाएगा, जब उनको ये विश्वास दे दिया जाएगा कि आप बेफिक्र होइए, यहां से कोई भी किसी भी प्रकार के कोई भी पेड़ नहीं काटेगा, तब उनको विश्वास हो जाता है कि हाँ भैया चलो कोई पेड़ नहीं काट रहा, अब छोड़ देते हैं। यह एक बड़ा आंदोलन है 8 सितंबर 1983 को कर्नाटक के सिरसी जिले में हो रहा है, जहां पर जंगलों को काटने से रोकने के लिए 160 स्त्री पुरुष बच्चे आकर करके क्या कर रहे हैं, पेड़ों में को पकड़ करके संरक्षित कर रहे हैं। इन स्वयंसेवकों ने वृक्षों को तभी छोड़ा जब वन विभाग के अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि वृक्ष वैज्ञानिक आधार पर उस जिले की वन संबंधी कार्य योजना के तहत काटे जाएंगे। अब इन स्वयंसेवकों ने, स्वयंसेवक कौन, ये जो 160 स्त्री पुरुष बच्चे हैं जिन्होंने पेड़ों को बचा रखा है, इन्होंने वृक्ष को तभी छोड़ा जब वन विभाग के अधिकारियों ने, ये जो वन विभाग के अधिकारी है, उन्होंने आश्वासन दिया, ये विश्वास दिलाया उन लोगों को कि वृक्ष वैज्ञानिक आधार पर, मतलब वैज्ञानिक आधार पर काटे जाएंगे, कितने काटने चाहिए कितने नहीं, पूरा साइंटिफिक तौर तरीके के हिसाब से काटेंगे और जिले की जो वन संबंधी कार्य योजना है उसी के तहत काटेंगे, बेफालतू नहीं काटेंगे, कोई भी फिजूल जो पेड़ है वो नहीं काटेंगे। मतलब एक प्रकार से ऐसा विश्वास दिला दिया कि फालतू पेड़ों की कटाई नहीं होगी, बिल्कुल ही कोई बड़ी आवश्यकता होगी तभी काटे जाएंगे। जब ठेकेदार द्वारा वाणिज्य की कटाई से अनेक प्राकृतिक वनों को हानि पहुंची तो वृक्षों को बहाव में भर लेने के विचार ने लोगों में आशा और विश्वास उत्पन्न किया कि वे वनों का संरक्षण कर सकते हैं। अब जब ठेकेदारों द्वारा वाणिज्य की कटाई का मतलब क्या होता है कि जब आप जंगलों को अपने कॉमर्शियल बेनिफिट के लिए काट रहे हैं, मतलब वहां से लकड़ियां निकाल करके, जैसे मान लीजिए कोई कुछ लकड़ी के सामान बनाने के लिए और कुछ कॉमर्शियल बेनिफिट प्रॉफिट कमाने के लिए अगर आप काट रहे हैं, तो वहां से जो प्राकृतिक वन है उनको क्या होती है, हानि पहुंचती है, उनको नुकसान पहुंचता है। और इसलिए वहां पे वृक्षों को बाहों में भर लेने से लोगों में ये विश्वास, ये आशा, ये उम्मीद जगी कि साहब हम पेड़ों का संरक्षण कर सकते हैं, हम पेड़ों को बचा सकते हैं, बस जरूरत है तो एक विश्वास की, एक उम्मीद की। उस विशेष घटना से जब वृक्षों की कटाई रुक गई, लोगों के द्वारा 12,000 वृक्षों को बचाया गया। बड़ा ही सच में काबिल तारीफ काम है। कुछ ही महीनों में यह आंदोलन पास के कई जिलों में भी फैल गया। जब उस विशेष घटना ने, जो अपीको आंदोलन जो हुआ, 160 स्त्री पुरुषों बच्चों के द्वारा पेड़ों को बाहों में भर लिया गया, तो वृक्षों की कटाई रुक गई और लगभग लोगों के द्वारा 12,000 वृक्षों को बचाया गया, 12,000 वृक्षों को कटने से रोका गया। देखिए ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि वृक्षों से हमारा जीवन है, ठीक है ना, क्योंकि जैसे मैंने बताया हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, वो ले रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड मेंटेन है, ठीक है, वो ऑक्सीजन दे रहे हैं, हमारा जीवन बेहतर चल रहा है। इसलिए हम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो वृक्ष है उनको हम बचाएं, उनको संरक्षित करें, और वही संदेश यहाँ पे कर्नाटक के लोगों ने दिया। 12,000 वृक्षों को बचाया। और जब भी कोई अच्छा काम होता है, चाहे वो धीरे धीरे ही फैले, परंतु वो फैलता जरूर है। और जैसा सिरसी जिले में हुआ वैसा आसपास के जिलों में भी फैला और लोगों ने इस तरीके को अपनाया कि नहीं साहब हम पेड़ों को अपनी बाहों में भर लेंगे। जैसे माँ अपने बच्चे को बाहों में भर करके उसको संरक्षित करती है, प्रोटेक्ट करती है, ये पर्यावरण, ये प्रकृति हमारी माँ है, वो हमें बचाती है, इसलिए हमारी भी दायित्व जिम्मेदारी बनती है कि हम भी उसको, उस पर कष्ट आने पर उसको बचाए। जैसे कि अगर यूं पेड़ पौधे काटे जाए तो उनको रोके हम। ईंधन की लकड़ी और औद्योगिक प्रयोग के लिए पेड़ों की बेरोक टोक कटाई से अनेक पर्यावरण समस्याओं का जन्म हुआ। उत्तर कनारा क्षेत्र में एक कागज मिल बनने के 12 साल बाद उस क्षेत्र में बांस विलुप्त हो गए। अब देखिए, ईंधन की लकड़ी मतलब लोग जलाने के लिए लकड़ी का प्रयोग करते हैं। औद्योगिक प्रयोग के लिए जब पेड़ों को बेरोक टोक से काटा जाता है कि साहब इस उद्योग की जरूरत के लिए पेड़ काटे जाएंगे, ईंधन की लकड़ियों के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं, खूब बिना किसी रोक टोक के जब पेड़ों को काटा जाता है तो पर्यावरण समस्याओं का जन्म होता है। जैसे कि आपने देखा भी, तो वैश्विक उष्णता की चर्चा हमने करी, ओजोन अपक्षय की हमने चर्चा करी। और उत्तर कनारा जो क्षेत्र है, वहां का क्षेत्र है, वहां पे कागज मिल बनाने के 12 साल बाद, मतलब वहां पे उसी एरिया में कागज मिल बनी। अब जो कागज है वो वुड से आता है, तो 12 साल बाद देखा कि जो बांस है वो बिल्कुल विलुप्त हो चुका है, बांस के पेड़ है बिल्कुल गायब हो चुके हैं। एक किसान ने बतलाया कि बड़ी बड़ी पत्तियों वाले पेड़ जो कि भूमि को वर्षा के प्रत्यक्ष आक्रमण से रक्षा करते थे, समाप्त कर दिए गए हैं। इससे मिट्टी वर्षा जल के साथ बह गई और अब सिर्फ कंकड़ वाली मिट्टी रह गई है। अब याद करिए, आपने कक्षा 10 में ज्योग्राफी का अध्याय 1 संसाधन एवं विकास में 2 टॉपिक पढ़े थे। एक पढ़ा था मृदा अपरदन का टॉपिक पढ़ा था, और एक टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था भूमि निम्नीकरण वाला, भूमि निम्नीकरण वाला।
मृदा अपरदन, सोइल इरोजन और भूमि निम्नीकरण, सोइल डिग्रेडेशन के टॉपिक अपन लोगों ने पढ़े थे। सोइल अपरदन क्या होता है, मृदा अपरदन क्या होता है कि मिट्टी का अपने स्थान से बहकर करके उड़ करके चला जाना, मतलब यहाँ से वो चली गई, जैसे यहाँ पर मिट्टी है तो जैसे पानी आया तो वो यहाँ से बह करके आगे चली गई, हवा के साथ उड़ करके चली गई, मृदा अपरदन है। सोइल इरोजन वैसे देखो ये नेचुरल प्रोसेस है, मिट्टी हवा के साथ उड़ करके भी जाएगी और पानी के साथ बह करके भी जाएगी। परंतु जब क्या होता है, जैसे जंगल होते हैं और वहां पर पेड़ लगे हुए रहते हैं, तो पेड़ क्या कर लेते हैं, मिट्टी को, जो पेड़ की जड़ें फैली हुई रहती है वो मिट्टी को होल्ड करके रखते हैं, पकड़ कर रखते हैं। उससे क्या होता है, अगर पानी आता है, हवा चलती है तो हल्की फुल्की मिट्टी को वो उड़ा कर करके ले जाते हैं। पर हमने क्या करा, वहां से पेड़ को बिल्कुल जड़ से ही उखाड़ दिया, है ना, जड़ से उखाड़ दिया। अब जड़ से उखाड़ दिया तो वहां सिर्फ और सिर्फ मिट्टी रह गई। अब मिट्टी अकेली रह गई, अब मिट्टी अकेली रह गई तो जैसे ही पानी आएगा तो सारी की सारी मिट्टी को बहा करके ले जाएगा। अब वहां बचेगा क्या, खाली जो बंजर जमीन है वो जमीन बचेगी, ठीक है, और कुछ भी नहीं बचेगा। यही बात यहाँ पर एक किसान बताता है कि जो बड़ी बड़ी पत्ती वाले जो पेड़ होते हैं, उन पेड़ बड़ी बड़ी पत्ती है, अब उससे जो वर्षा का पानी है वो सीधा डायरेक्टली वहां मिट्टी पे ना गिर करता, पत्तियों पे गिरता और हल्का हल्का नीचे जमीन में जाता, वो नीचे पानी की भी भरपाई करता और एक साथ मिट्टी को बहा करके भी नहीं ले जाता, जिससे कि मिट्टी का प्रोटेक्शन होता है। परंतु अब पेड़ों को काट दिया गया है तो अब मिट्टी एक साथ बह करके जाती है और अब सिर्फ जो बची है वो कंकड़ वाली मिट्टी बची है, बेकार मिट्टी बची है। अब घास के अलावा वहां कुछ भी नहीं पैदा होता। किसान ये भी शिकायत करते हैं कि नदियां और उपनदियां जल्दी सूख रही और वर्षा की मात्रा भी अनियमित हो गई है। ऐसी बीमारियां और कीटाणु जो पहले नहीं थे फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब उसने कहा कि अब वहां घास के अलावा और कुछ भी नहीं उग सकता, सिर्फ वो बेकार हो चुकी है वो जमीन। और किसान ये भी शिकायत करता है कि जो हमारी बड़ी बड़ी नदियां हैं और जो उन बड़ी बड़ी नदियों में जो छोटी छोटी नदियां आकर के मिलती है वो सारी सूखती जा रही है। आप देखो ना आज के समय में कहाँ नदियां देखने को मिल रही, जो नदियां हमारे पास है उनमें हमने इतना प्रदूषण कर दिया, इतनी गंदगी कर दी और जो नदियां जो है उनको खराब कर दिया और काफी नदियां सूख चुकी है, बिल्कुल ही गायब हो चुकी है। और वर्षा की मात्रा भी अनियमित है, कभी वर्षा बहुत ज्यादा हो जाती है, कभी बिल्कुल ही नहीं होती, सूखे पड़ने लगे हैं। ये सब क्यों है, क्योंकि हमने पर्यावरण के साथ छेड़खानी करी है और ऐसी बीमारियां और ऐसे कीटाणु आ गए हैं जो पहले नहीं थे, जो कि हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाने लगे। तो मतलब हम ये किसान ये बता रहा है कि भैया हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने से हमें ही नुकसान पहुंच रहा है, हमें ही हानि हो रही है, इसलिए पर्यावरण का नुकसान रोका जाए। अपिको स्वयंसेवक ठेकेदारों और वन अधिकारियों से ये चाहते हैं कि वे कुछ नियमों तथा प्रतिबंधों का पालन करें। जो अपिको स्वयंसेवक है, मतलब ये कर्नाटक में जो ऐसे स्वयंसेवक जो पेड़ों को बहाव में भर करके बचा रहे थे, ऐसे स्वयंसेवक ठेकेदार और वन अधिकारियों से ये चाहते थे कि वो कुछ नियम और प्रतिबंधों का पालन करें, मतलब कुछ नियमों को माने और जो कुछ रोक टोक है उन रोक टोकों को ध्यान में रखें। सीधा बेरोक टोक के बिना पेड़ ना काटे, मतलब ऐसा नहीं जब मर्जी है जब काट दिया, ऐसा नहीं। उदाहरण के लिए वे चाहते हैं कि काटने के लिए वृक्षों को चिन्हित करने के पूर्व स्थानीय जनता से परामर्श लिया जाए और किसी जल स्रोत के 100 मीटर क्षेत्र में और 30 डिग्री और उसके ऊपर के ढलान के वृक्षों को ना काटा जाए। अब जैसे कि क्या नियमों का पालन करना है, सबसे पहले तो कहीं पर भी अगर पेड़ काट रहे हैं जा रहे हैं तो वहां की जो स्थानीय जनता है उससे परामर्श लिया जाए कि भाई इन पेड़ों को काटा जाना चाहिए या नहीं काटा जाना चाहिए। उसके अलावा जल स्रोत के 100 मीटर के क्षेत्र में अगर है तो उन पेड़ों को ना काटा जाए। 30 डिग्री और उसके ऊपर की ढलान पर अगर कोई वृक्ष है तो उनको ना काटा जाए। क्या आप जानते हैं कि उद्योगों को सरकार वन भूमि प्रदान करती है ताकि वे औद्योगिक उत्पाद के लिए वनों को कच्चे माल के रूप में उपलब्ध करा सके। तो उद्योगों को सरकार भूमि प्रदान करती है, वन भूमि देती है, जिससे कि जो जंगल में जो भी उनके लिए यूजफुल हो सकता है कच्चे माल के तौर पे वो उसका इस्तेमाल कर सके। भले ही एक कागज मिल 10,000 मजदूरों को और एक प्लाईवुड फैक्ट्री 800 लोगों को नौकरी देती हो, परंतु यदि ये 10 लाख लोगों को उनके दैनिक आवश्यकता से वंचित कर देती है तो क्या ये स्वीकार्य है? आप क्या सोचते हैं? मतलब अब एक कागज मिल जो कि लकड़ी से बन रहा है कागज है और उस कागज मिल में 10,000 मजदूरों को काम मिलता है, अच्छी बात है। एक प्लाईवुड फैक्ट्री जो प्लाई बनाने का काम करती है, लकड़ी से बन रही वो प्लाई, वो 800 लोगों को रोजगार देती है, बहुत अच्छी बात है। परंतु ये बड़ी संख्या में लोगों की जो दैनिक आवश्यकता उनको वंचित कर देती है, मतलब उनकी जो डेली आवश्यकता है वो पूरी नहीं हो पा रही है, तो क्या ये स्वीकार्य है, ये सही है? और क्या आप क्या सोचते हैं वो जरूर बताइएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो जीवन है वो खतरे में आ रहा है, हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमारा जीवन खतरे में आ रहा है। मैं हर बार कहता हूं हर पेड़ काटने से पहले हमें यह सोचना चाहिए हम पेड़ को नहीं काट रहे, हम हमारी सांसों को काट रहे हैं, हम हमारी सांसों को कम कर रहे हैं, हम आने वाली पीढ़ी का जीवन कम कर रहे हैं, इसलिए हमें पेड़ बचाना बड़ा जरूरी है। देखिए रोजगार मिलना बड़ा आवश्यक है, बिल्कुल नो डाउट बड़ी आवश्यक बात है, परंतु स्वस्थ जीवन मिलने के लिए पर्यावरण बड़ा ही जरूरी है। ठीक है, तो इसी के साथ आज के लेक्चर को यहीं विराम देते हैं। आपको कोई भी डाउट कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा।
मिलेगा। और आज का लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आपके अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।